ओके तो हेलो एल्किन और हेलो एरिन के चैप्टर की सीरीज़ में लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कुछ बेसिक रिएक्शंस, जिसमें अभी हमने बात करी है इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस की। उसके बाद से हमने बात करी थी एलिमिनेशन रिएक्शन की। तीन टॉपिक्स हमारे चल रहे थे, है ना। फिर थर्ड टॉपिक हमारा था जो इस लेक्चर में कंटिन्यू होगा, वो होगा रिएक्शन विथ मेटल। पॉसिबली ये आपका लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का, और अगर इन केस अगर इस चैप्टर में इस लेक्चर में थोड़े से ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट नीडेड होगी तो मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका रिएक्शन विथ मेटल से है। अब आप देख क्या रहे हो कि आपके हेलो एल्केन्स जैसे ये एल्केन है और एल्केन में हेलोजन ग्रुप लगा है, ऐसे ही हेलो एल्केन कहते हैं, है ना। तो हेलो एल्केन्स आपके मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं? तो जब ये मेटल से, जैसे Mg का एक मेटल लिया है इन्होंने, है ना, तो ये आपका जब हेलो एल्केन Mg से रिएक्ट करता है किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो वो बनाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये कंपाउंड आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये इतनी बार यूज़ होने वाला है, पूरे ऑर्गेनिक में कई बार यूज़ होने वाला है। सो दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। इसको इन शॉर्ट हम लिखते हैं ग्रिग्नार्ड को RMgX से, है ना। R मतलब क्या होता है? R मतलब एल्किल ग्रुप। जैसे यहाँ पे क्या है, CH3CH2, ये एक एल्किल ग्रुप है। Mg आपका एक मेटल हो गया और X क्या है, ये हेलोजन ग्रुप हो गया। गॉट इट? So this is Grignard reagent. We used to call it as Grignard reagent, right? So what is how Grignard is prepared? It has been asked plenty of time. When haloalkane reacted with Mg in the presence of dry ether. Dry ether is very important. अब इसको ही देखो हम क्या कहते हैं कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें आपके ऑर्गेनो हो, ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटलिक मतलब मेटल हो, तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो, है ना। तो ये आप ये लाइन कई बार आप याद रखना माइंड में। ऑर्गेनोमेटलिक मतलब है कि कार्बन और मेटल का, है ना, बॉन्ड हो, तो उसको हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड। और इस रिएजेंट को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो ये देखो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप किसी रिएजेंट के बारे में बात करेंगे तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा। इसको आप अपने माइंड में याद रखिएगा टोटली, है ना। तो इसके एप्लीकेशन अभी आगे देख रहे हैं क्योंकि कई बार ये यूज़ होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखो टूटता कैसे है, सबसे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ब्रेकिंग आपको समझनी है क्योंकि ये कई बार यूज़ होगा और यहीं से समझ लो, नहीं तो आगे चल करके बड़ी दिक्कतें आएंगी। हम इनको इन जनरल कैसे लिख रहे हैं मैंने बताया अभी, RMgX लिखा हमने, जहाँ R कोई एल्किल ग्रुप है, इसी में कार्बन रहा होगा एल्किल ग्रुप, जैसे CH3 हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया, C2H5 हो गया, ये एल्किल ग्रुप हो गया, है ना। एल्केन में बस एक हाइड्रोजन कम, C3H7, यानी इन जनरल क्या होता है फॉर्मूला, CnH2n-1, है ना। इस तरीके से फॉर्मूला चलता है, 2n-1 लिख लो, या आपके ऊपर है किस तरीके से लिख रहा है ना, तो वो हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो है R के साथ Mg के साथ X। आपको ये पता होना चाहिए ये सारे लोग बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करते हैं, किस जगह से ब्रेक करते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। तो ये देखो R जो है वो कैसा है, ये कार्बन होगा, ये मेटल होगा और ये कोई हेलोजन होगा, है ना। तो मेटल हमेशा क्या लेना चाहेगा अपने ऊपर, बताओ? मेटल पॉजिटिव लेता है या नेगेटिव लेता है? अपने ऊपर चार्ज बियर कौन सा है उसके ऊपर? जैसे कोई भी मेटल आप ले लो, Na ले लो, Na के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है। कैल्शियम ले लो, +2 होता है ना। तो ऑलवेज ये बियर करता है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। मेटल हमेशा पॉजिटिव लेता है अपने ऊपर। तो अगर ये पॉजिटिव लेगा तो इसके बगल वाला क्या लेगा? ये नेगेटिव ले लेगा। ये मैं बनाने का मतलब स्लाइटली, अभी बॉन्ड टूटा नहीं है। जैसे एक कंपनी है वो टूटने की कगार पे है, अब टूटेगी तब जा करके प्योर पॉजिटिव प्योर नेगेटिव बनेगा, लेकिन अभी टूटने की इनकी मंशा है ना। तो ये स्लाइटली नेगेटिव बन जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइटली नेगेटिव हो गया, ये स्लाइटली पॉजिटिव, इस पॉजिटिव बनने के कारण से ये स्लाइटली क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इस तरीके से ये स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव बन चुके हैं। अब देखो ये बॉन्ड टूटते किस तरीके से हैं, इनको देखने की स्टार्टिंग करते हैं ना। ये बॉन्ड कुछ यहाँ से टूटने की कोशिश करेंगे, मैंने बोला यहाँ से टूटने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ बनेगा माइनस, यहाँ बनेगा प्लस। जैसे R लिया हमने और Mg(X) एक तरफ लगा लिया, है ना, कोई भी हेलोजन हो सकता है ये। तो ये इसे हमने यहाँ से तोड़ेंगे तो इसके ऊपर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। अगर हम इसी का रिएक्शन H2O के साथ करें तो H2O क्या होता है? H और OH यही तो होता है। तो इसको H2O कैसे टूटता है? यहाँ से टूटेगा तो H के ऊपर H प्लस आएगा, OH के ऊपर OH माइनस आएगा,
इतनी बातें क्लियर हैं आप लोगों को? अब ये R माइनस यहाँ पे जाएगा तो किसके साथ जुड़ना चाहेगा बताओ? प्लस के साथ, है ना? और ये जो प्लस जिसके ऊपर है ये पूरा, ये किससे जुड़ना चाहेगा? तो R के साथ हो गया H प्लस Mg के साथ एक लग जाता है, ऐसे बनाते हैं, X बनाते हैं और OH लिखते हैं। तो इन जनरल इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, MgOH X, ठीक है ना? तो जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं हम, और उसको आप तुरंत ही बनाओगे। मैंने लिखा कि यहाँ C2H5 MgNCl, इसका रिएक्शन आप H2O के साथ कराएं और क्या बनेगा प्रोडक्ट आप बताएं। सिर्फ 30 सेकेंड्स का टाइम है ना? ये प्रीट हो रहा है आपका RMgX की तरह। ये बॉन्ड टूटेगा कहाँ से? यहाँ से टूटेगा, यानी कि इसमें अगर हम देखें तो ये बना कहाँ से है? C2H5 होगा, ये बॉन्ड बना है MgCl के साथ, प्लस का H2O तो H और OH, है ना? तो ये यहाँ से टूटा, Mg के ऊपर क्या आएगा? प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा माइनस। ये यहाँ से टूटेगा तो इसके ऊपर बन जाएगा प्लस और इसके ऊपर बन जाएगा माइनस। तो ये माइनस वाला किसको लेना चाहेगा? माइनस वाला इसके पास जाएगा, तो ये लेने के कारण से क्या बना लेगा? C2H6 बना लेगा, यानी कि ये क्या है? इथेन, इथेन बना लेगा। और उसके साथ MgCl किसको लेगा? OH को ले लेगा, तो MgOH ऐसे लिखते हैं और Cl हो जाएगा, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह के कोई भी रिएक्शंस अगर आपके पास आएंगे, क्योंकि प्लेंटी ऑफ रिएक्शंस आपके पास आएंगे जो इस तरीके से ब्रेक होंगे ही होंगे, तो उनको आप करोगे। एक और देखते हैं। ओके, तो इस तरह के रिएक्शंस अभी आपको कई बार यूज़ करने को मिलेंगे आगे, है ना? एक रिएक्शन और देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वुड्ज, है ना? तो यहाँ पे मैं 3 रिएक्शंस आपको एक साथ बताऊंगा, ठीक है ना? ये देखो, ये रिएक्शन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, वुड्ज डिस्कस करने वाले हैं। फिर अभी आपके आगे आएगा एक रिएक्शन होगा, उसे हम फिटिक रिएक्शन कहेंगे, तो उसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं। जब आगे अभी आएगा तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना? तो बात करते हैं वुड्ज रिएक्शन की। वुड्ज रिएक्शन इसलिए यूज़फुल होता है ना, देखो इसमें ड्राई ईथर यूज़ होता है। वुड्ज रिएक्शन किसी को डबल, एक ही को डबल बनाना है ना? मान लो आपसे अभी कन्वर्जन्स जब तुम लोग करना स्टार्ट करोगे तो उसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई आपका क्या है कि यहाँ C2H5 और Cl करके है, इससे तुम्हें क्या बनाना है? तो इससे तुम्हें बनाना है C ये बनाना है ना? यानी कि आपको प्योरली बनाना है ब्यूटेन। तो आप कैसे बनाओगे, समझ रहे हो? तो ऐसा है। तो ये रिएक्शन इस तरीके से देखते हैं हम। आपको मैं पहला रिएक्शन ट्राई कर रहा हूँ बताने के लिए, वो रिएक्शन का नाम है वुड्ज। इसको बड़े ध्यान से समझना, ये अगला नेम रिएक्शन है। आप लोगों ने एक कॉपी बनाई होगी जिसमें आप कंटिन्यूसली लिख रहे होगे सारे रिएक्शंस। तो हम बात कर रहे हैं वुड्ज रिएक्शन की। तो वुड्ज रिएक्शन कह रहा है कि RX का रिएक्शन अगर आप Na के प्रेजेंस में करें, और क्या है यहाँ पे? ड्राई ईथर, है ना जी? तो ये क्या हो जाएगा? ये बनाएगा क्या? R और R, ये 2 बार रिपीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, C2H5, यहाँ पे कोई भी X हो सकता है, लेट्स से Cl ले लिया। इसका रिएक्शन अगर आप Na से कराएंगे, किसके प्रेजेंस में? क्या लेना हमें? ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो ये बना लेगा C2H5 बॉन्ड C2H5 से हो जाएगा। यानी जब इसे ओपन करके बनाओगे तो ये यही बनेगा जो ऊपर मैंने बना रखा है ना? काउंट कर लेना, यही बनेगा। यानी कि ये क्या बन गया? ब्यूटेन बन गया, ठीक है ना? अब मैं तुम्हें ओपन करके रिएक्शन दिखाता हूँ, ये रिएक्शन हो कैसे रहा है। C2H5 है और यहाँ Cl लगा हुआ है, इसके पास ऐसे Na आया, और Na यहाँ 2 यूज़ होता है। कितने मोल यूज़ होते हैं? 2 मोल यूज़ होते हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे। फिर एक और Na लेट से ले लिया, है ना? और इधर भी हमने ऐसे लगा दिया Cl और C2H5, है ना?
तो हमने दो C2H5 यही जो था ये ले लिया C2H5Cl। अब ये रिएक्शन कैसे ब्रेक होगा ये देखिए, ये रिएक्शन धीरे 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 इस तरीके से आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना, ये आया, ये आया, ये आया, और ये पूरा देखो टूट गया। तो ये क्या बना, देखो NaCl एक निकल गया तो मैंने एक NaCl निकाल दिया, एक और NaCl ये निकल गया तो हमने दो NaCl निकाल दिया। अब जो ये बॉन्ड है इसका ये टूटा है तो ये भी आधा बॉन्ड है, और इधर से भी बॉन्ड टूट चुका है वो भी आधा है, तो आधा आधा मिल गया और वो क्या बना लिया, C2H5 C2H5 आपस में मिल गया, तो ये बन गया पूरा ब्यूटेन। तो ये इस तरीके से आपका वुड्स रिएक्शन होता है, ठीक है। अब बात क्या है कि यहाँ ये वुड्स रिएक्शन यूज होता है एलिफैटिक ग्रुप के लिए। किसके लिए, एलिफैटिक। एलिफैटिक का क्या मतलब हुआ, यानी कि आप हेलो एल्केन के लिए यूज कर सकते हैं। ये यूज होगा आपके किसके लिए, हेलो एल्केन के लिए, हेलो एल्केन, यानी कि एल्केन आप किस में कहते हो, एलिफैटिक मतलब होता है जो ऐसे स्ट्रेट चेन में हो। जैसे आपको अगर इसको कहना होगा तो इसको आप एलिफैटिक नहीं, ये नॉन एलिफैटिक है, या इसे एल्केन नहीं, इसे कहोगे आप एरीन, ठीक है। तो दिस इज एरीन, दिस इज नॉट एल्केन, गॉट इट। तो C2H5Cl और C2H5Cl Na के प्रेजेंस में मिले ड्राई ईथर के साथ, तो आपका बन गया ये कंपाउंड, और ये आपको कन्वर्जन्स में यूज़ होगा जब मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब एक ही जैसे और ज़्यादा ऐड करने होंगे कार्बन, है ना। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरा इसी टाइप का है कि इसका फिटिक, है ना। फिटिक रिएक्शन सेम वही है जो अभी हमने याद किया है ना। जैसे वुड्स रिएक्शन क्या था, वुड्स रिएक्शन था RX प्लस का Na था, वो ड्राई ईथर में आप यूज़ कर रहे थे, तो आपका क्या बन जा रहा था, R बन जा रहा था, यानी यही चीज़ दो बार रिपीट हो जा रही थी। यही फिटिक रिएक्शन भी है, यही फिटिक रिएक्शन भी है, फिटिक ये भी नेम रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन भी यही कहता है, पर यहाँ पे जो R है एल्किल ग्रुप है, ये कोई एक एरीन ग्रुप है। लेट से हमने यहाँ बेंजीन लिया और यहाँ लगा दिया हमने Cl, इसको हमने Na किया और किस किस प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, है ना जी। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका दो बार यूज़ हो जाएगा, तो ये एक लगा, और फिर ये दो बार लग गया, है ना। तो ये आपका फिटिक रिएक्शन हो गया। सेम प्रोसीजर है, आपको मैंने बता दिया कि कैसे ये पूरी कहानी हो रही है। यहाँ Cl रहेगा, यहाँ पे हमने लेट से पहला एक Na ले लिया, यहाँ एक और Na ले लिया, और यहाँ पे एक दूसरा वाला ऐसे लगा दिया Cl। अब मैंने वही पुराना जैसे मैंने तुम्हें दिखाया है, बॉन्ड टूटा, एक तो NaCl जो है वो ये लेकर के निकल गया, और एक NaCl जो है वो ये लेकर के निकल गया, दो NaCl बन गया। अब इनकी बॉन्ड आधी कट गई, इनकी बॉन्ड आधी कट गई, तो ये दोनों क्या कहें कि आओ हम मिल करके एक पूरा बॉन्ड बनाते हैं, और ये एक पूरा बॉन्ड बना लिया, है ना। अब इसका नाम क्या होता है, बताओ इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, बाईफिनाइल। बाई मतलब दो, फिनाइल, दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये फिटिक रिएक्शन है। तो अब हमने वुड्स भी देख लिया, फिटिक भी देख लिया। अब तीसरा देखते हैं हम, जो वुड फिटिक दोनों है। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स और फिटिक। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिला, तुम अलग बना रहे हो यार, मैं अलग बना रहा हूँ, आओ एक ही नाम दे देते हैं। तो इसको इन्होंने कहा वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें क्या है कि RX है ना, एक RX है, प्लस एक ले लिया मैंने लेट से R-X, है ना। इसको Na के प्रेजेंस में और ड्राई ईथर लेते हैं हम, तो वी गॉट R बॉन्ड R-। मतलब जैसे वुड्स में क्या हो रहा था कि दो लोग एलिफैटिक थे, है ना, C2H5Cl था, तो ये मिल करके C2H5 दो बन जा रहे थे, ऐसे C2H5, है ना। दूसरा हमने लिया कि हमारा एक फिटिक में हमने क्या लिया कि ये था Cl था, इसको जब Na और ड्राई ईथर के साथ कर रहे थे तो आपका ये दो लग जा रहे थे, है ना जी। लेकिन तीसरा क्या है, इनका मिक्सचर। भैया अगर मुझे एक बेंजीन चाहिए, एक मुझे एल्फैटिक चाहिए, तब क्या होगा, तो हमने कुछ इस तरीके से किया, और यहाँ पे हमने लगाना है C2H5, तो यहाँ हमने लगा दिया C2H5। तो अगर ऐसा बनाना है तो हम क्या करते हैं, तो इसके लिए ये रिएक्शन है। यहाँ पे आप क्या करें, एक एलिफैटिक ले लें,
अगर आपको लेट से मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया, अभी इसी पे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, आपको क्या बनाना है कि एक बेंजीन ग्रुप है और एक आपका एलिफेटिक है, इन दोनों को जोड़ करके ये बनाना है। तो फाइनल कंपाउंड अगर ये बनाना है तो आपसे अगर पूछ लिया गया कि ये कौन सा ग्रुप लोगे, ये कौन सा ग्रुप लोगे, तो ये आप कोई भी एक ग्रुप ले लो इन दोनों में से, आप ये बेंजीन ले लो, है ना जी, और ये आप ले लो C2H5। सो यू गॉट दिस वन राइट। हाँ, तो इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, मुझे बताइए कि किस तरीके से होता है, तीनों रिएक्शंस को ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक 3 रिएक्शंस देखे हैं। ठीक है, तो एक पहला हमने कौन कौन सा देखा, एक हमने देखा वुड्स रिएक्शन, एक हमने देख लिया फिटिक रिएक्शन, और तीसरा हमने क्या देखा, वुड्स फिटिक। तो ये 3 रिएक्शंस देखे हैं। इस पे ही हमारा है जो अगला टॉपिक था वो इस पे ही था, तो मैंने पूरा ही लंबा ही बता दिया इस पूरे को, है ना। तो वुड्स देखो यहाँ पे रिएक्शन है, आगे अभी फिटिक आएगा और वुड्स फिटिक भी आगे आएगा। चलो आगे अब बात कर रहे हैं कि अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो इससे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख लिए, तो मैं इसको SN लिखूंगा, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे लिखते हैं। और हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देख लिया, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक था सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन विथ मेटल्स भी देख लिया है। तो यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो हमने जो देखा था वो किसका देखा था, तो वो हमने हेलो एल्केन का देखा था। ये हमने किसका देखा था, वो देखा था हेलो एल्केन का, दैट वाज ऑफ हेलो एल्केन राइट। नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर हेलो एरीन्स। तो अभी आपका हेलो हम एरीन्स के बारे में देखेंगे। तो यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट हेलो एरीन्स, ऐसे वाले ग्रुप होते हैं हेलो एरीन्स जिनके बारे में हम देख रहे थे, ठीक है ना। तो अब बस छोटा सा पॉइंट हमारा बचा हुआ है हेलो एरीन्स का। बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो इन्होंने बोला कि एरिल हैलाइड्स एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव होते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं किसके लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये करते ही नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये हेलो एरीन करना ही नहीं चाहते हैं। अब इसके 4 रीज़न है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। यहाँ पे 4 रीजन्स हैं, पहला रीज़न, दूसरा, है ना, पहला रीज़न ये बताएगा, दूसरा रीज़न ये बताएगा, तीसरा ये बताएगा, चौथा ये 4 रीजन्स हैं। और ये कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में और कॉम्पिटिशन्स में एज वेल राइट। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये क्यों नहीं करते हैं, इसका पहला रीज़न इन्होंने क्या बताया, रेजोनेंस इफेक्ट। आपको मैंने रेजोनेंस बता दिया है ऑलरेडी क्या होता है ना। अब एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन इनकी बातें पढ़िए। इन हेलो एरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हेलोजन एटम्स आर इन कॉन्जुगेशन with pi electrons of the ring and the following resonating structure are possible, but CCl bond acquires this doubly, है ना। अब ये बताओ, ये जो डबल बॉन्ड हो जा रहा है, आप ये सोचो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। जैसे वहाँ पे देख रहे थे तो आप ऐसा हो रहा था कि C2H5Cl था, तो इस Cl को उनको हटाना था, और यहाँ पे लेट से कि Br जो है वो अगला, या फिर मान लो OH माइनस है, ध्यान से समझना, OH माइनस को यहाँ आ करके इस जगह पे लगना था, ठीक है। लेकिन ऐसा होने के लिए क्या होगा कि Cl को अपनी जगह छोड़नी भी तो होगी। कोई बच्चा सीट पे अगर एक बैठा हुआ है तो दूसरा बच्चा उसे हटाना चाहता है, तो ये बच्चा पहले हटेगा तब तो आकर के यहाँ पे ये पहला वाला पर्सन बैठेगा। लेकिन अगर एक सिंगल बॉन्ड है तब तो इजीली हट जाएगा। मान लो अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड तो मुश्किल होगा टूटना। यही काम यहाँ हो जाता है। रेजोनेंस के कारण से हो क्या जाता है कि जैसे रेजोनेंस में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अंदर आते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर वीडियोस में ये बात बता रखी है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, टूटते हैं और अगले बॉन्ड बनते रहते हैं। यहाँ एक बॉन्ड बनेगा, फिर अगले स्टेप में ये वाला जो टूटा है वो ये टूटेगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, अगले स्टेप में ये दोनों मिलकर के बन जाएंगे। तो इसी को रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस के कारण क्या होता है कि ये जो ऊपर का एक इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आता है और ये ऐसा एक डबल बॉन्ड बना लेता है, जिससे कहते हैं हम, यही देखो, यही एक रीज़न लिखोगे आप, ये लाइन लिखोगे आप, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है जी। आपसे अगर पूछेगा कि क्यों नहीं करते हैं तो पहला रीज़न आप लिखोगे पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटना मुश्किल है। अब दूसरे बात पे आते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं। दूसरा रीज़न है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपके हेलो एरीन्स होते हैं वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे जब आप को हाइब्रिडाइजेशन अब निकालने आ चुका है। ज़रा आप ये बताइए ज़रा कि इसमें हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, और ये हमने Cl बनाया। इसमें आप बताइए ज़रा मुझे कि मान लो यहाँ पे मैं अगर कोई भी और ग्रुप भी लगा दूंगा C2H5Cl तब भी सेम रहेगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है।
इसको कैसे काउंट करते हैं? ऐसे देखते हैं कितने कितने, मैंने पहले बताया है आप लोगों को, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो सिग्मा बॉन्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो टोटल 4 हैं। तो 4 को कैसे आप स्प्लिट करोगे? एस पी पी पी, यानी कि sp3। गॉट इट? सो दीज आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। गॉट इट? तो आप 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे कि आपके पास ये वाला ग्रुप है और यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ ये कार्बन ही है और कार्बन पे लेट से यहाँ Cl लगा हुआ है, तो जरा इसका आप बताइए कि इसका कितना है हाइब्रिडाइजेशन, इसके सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके, इस कार्बन के? एक ये है, एक बना रखा है, एक ये 2 यहाँ बना रखा है, एक 3, यानी कि टोटल इस पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया? sp p, यही तो हो गया, sp2 तो sp2 बना ले गया, है ना। अब सोचिए कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं, 100 रुपये है और 4 बच्चों में अगर डिवाइड करेगा तो पर बच्चे पे कितना आएगा? 25% पैसे आएंगे। और यहाँ पे कितने बच्चे हैं? 3 ही बच्चे हैं, तो 100 रुपये हैं, आप उसको 3 बच्चों में डिवाइड करोगे तो वो 33.3% आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में जो बॉन्ड में शेयरिंग है वो ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ये वाला बॉन्ड जो होगा वो शॉर्ट भी होगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 33.3% कैरेक्टर है, एस कैरेक्टर है ना, तो जिसमें ज़्यादा एस कैरेक्टर है, इसके कारण से बॉन्ड आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके कारण से वो टूट नहीं पाएगा। बात समझे? यानी इस वाले में ये वाला बॉन्ड टूटना मुश्किल है, और जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक अगला वाला आएगा कैसे यहाँ पे? ये दूसरी बात थी आपकी। तीसरी बात देखते हैं, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, है ना। लेट से 1% का चांस मानते हैं हम। तीसरी बात क्या कह रहा है कि मान लिया 1% को कि ये टूट जाए, है ना। मान ले यहाँ पे बॉन्ड है और 1% को मान लेते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड था ना, ये Cl वाला था, ये ऐसे टूट गया। तो टूटेगा अगर तो ये बनाएगा क्या? टूटने के बाद यही बना लेगा, यहाँ पे प्लस बना लेगा, यही बना लेगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल ही नहीं होता है। क्यों नहीं स्टेबल होता है? ये देखो, अगर इस तरीके से मैं ओपन इसका एग्जैक्टली बनाऊँ तो यहाँ 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 ऐसे है और यहाँ प्लस आ गया। इसके कारण से होगा क्या कि ये जो है वो यहीं रह जाएगा और ये अंदर नहीं आ पाएगा। बोल रहा है इन केस ऑफ हेलोरेन द फिनाइल कैटायन फॉर्म रिजल्ट एज सेल्फ आयनाइजेशन विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एंड देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म रूल्ड आउट। यहाँ पे ये जो है ये स्टेबल ही नहीं है, ये जो स्ट्रक्चर होता है ना ये स्टेबल ही नहीं होता है क्योंकि ये रेजोनेंस में नहीं आ पाता है। अभी आप इसको और आगे और अच्छे से समझोगे, अभी आपको ये बात कम समझ में आएगी। मान लो यहाँ पे एक और कार्बन रहता और उसके ऊपर अगर पॉजिटिव होता तब ये रेजोनेंस में रहता। रेजोनेंस में कैसे हो पाता? क्योंकि ये बॉन्ड उस कंडीशन में टूटता तो यहाँ प्लस माइनस बना लेता, तो ये अंदर आ जाता, यहाँ प्लस में आ जाता, तो ये रेजोनेंस में जा सकता था। लेकिन यहाँ ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि देखो यहाँ पे बॉन्ड अगर टूटेगा तो प्लस माइनस इसी पॉइंट पे बन जाएगा, कोई मतलब ये आ ही नहीं सकता रेजोनेंस में कभी, तो ये रेजोनेंस में कभी नहीं आ पाएगा। तो ये तीसरी बात है कि इनस्टेबिलिटी होती है फिनाइल कैटायन में। चौथी बात हमने क्या देखा कि पॉसिबल रिपल्शन, इट इज़ लेस लाइकली द इलेक्ट्रॉन विल रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिच एरीन्स, है ना। ध्यान से समझो, अगर मान लो मेरे पास है ना तमाम एक तरह की चीज़ें हैं, मान लो मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ, फुटबॉल भी खेलता हूँ, है ना, तो क्रिकेट के तमाम बैट हैं मेरे पास, कई बैट हैं, फुटबॉल वगैरह नहीं है हमारे पास लेकिन कई बैट हैं। अब एक पर्सन और आया नया और वो मेरे बर्थडे गिफ्ट में मुझे एक और क्रिकेट बैट दे रहा है, तो मैं लेना चाहूँगा? मेरा तो मन कम ही करेगा कि मैं बैट ना लेना चाहूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे फुटबॉल देता तो हो सकता है ले लेता मैं। तो वही बात यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, जैसे ये Cl है, ये 1 2 ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, 3 4 5 6 एक होता है और एक सातवां जो होता है क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 होता है ना, सातवां इसके अंदर कैलकुलेट स्ट्रक्चर के थ्रू बना होता है। तो जब लेट से कि एक नया, ये क्या है, इसे क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे या न्यूक्लियोफाइल कहेंगे? बताओ ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है? क्या है ये? न्यूक्लियोफाइल है। ये जब इसको अप्रोच करेगा तो इसके ऊपर भी क्या है, निगेटिव है, और इनके पास भी ऑलरेडी क्या है, पहले से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ये रिपल्शन करेंगे।
रिपल्शन के कारण से ये दूर भाग जाएगा, समझ रहे हो? तो ये कहानी होगी इनकी, और ये दूर भाग जाएगा। तो ये चौथी बात है कि बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शंस, ठीक है ना। तो हाँ, तो ये पूरी आपकी कहानी होती है कि क्यों, रीज़न था ये आपका कि क्यों ये नहीं बनाते हैं आपके हेलो एरीन्स जो हैं वो कोई आपका और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आपके क्यों नहीं करते हैं ना। तो यहाँ तक की चीज़ें अभी इस लेक्चर में देखेंगे। इसके आगे की चीज़ें मैंने सोचा था कि इस एक लेक्चर में हो जाएगा, लेकिन इसके बाद से भी कुछ सेक्शंस अभी आपके बचे हुए हैं और उनको अभी हम रन नहीं करेंगे, बड़े इजी तरीके से लेकर के चलेंगे। तो अब आपका सिर्फ एक डायग्राम बचा है। मैं ये पूरी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो सिंपल एक डायग्राम में मैं आपको पूरी चीज़ें बता दूंगा और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी ना। तो अगले लेक्चर में हम ये बाकी बची हुई सारी चीज़ें एक ही लेक्चर, और वो लेक्चर हमारा 5 से 10 मिनट का मैक्सिमम होगा, तो उसमें हम पूरी चीज़ें देखेंगे, राइट।